1.5 साल गुजर चुके हैं जब से ऑपरेटर जो है वो सिर्फ कुछ एक स्टॉक्स में आपको बाइंग करता हुआ देखने को मिल रही है। इंडेक्स में जो तेजी है उसको भी बहुत सेंट्रिक कर दिया गया है। इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स की, इंडेक्स वाइज भी बात करेंगे, स्टॉक वाइज भी बात करेंगे, जहां पर बाजार की तेजी सिमटी हुई है और बाकी मार्केट की जो बुरे हाल हैं। और ये ऑपरेटर करता क्यों है, क्यों वो कुन्हीं स्टॉक्स में ही बाइंग करवाता है या कुछ एक स्टॉक्स में ही बाइंग होती है, क्या इससे इंपैक्ट पड़ सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उन सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे। कंपनियों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्यों इस तरह की एकदम सेंट्रिक बाइंग कराई जाती है और उसका क्या लाभ किन लोगों को मिल सकता है और किन को नुकसान होता है, हर एक पहलू मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। यहाँ पर ये बात समझने की है कि जो पिछला 1 साल गुजरा है, एक डेटा मैं आपको सामने रखता हूँ। मनी कंट्रोल का कल का ये डेटा आया है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज आई है इस रिपोर्ट में कि जो मार्केट है आपकी वर्ष 2025 के जब एंड के आसपास पहुंच चुके हैं, 1 दिसंबर 25 को ही अभी बाजारों ने नया लाइफ हाई लगाया था। आज जब हम 26-27 दिसंबर के आसपास में देख रहे हैं बाजारों को, तो मार्केट में 90% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कम से कम अपने टॉप से 20% नीचे हैं। मतलब दोबारा कहता हूं, मार्केट में इस समय करंट मार्केट में जितने स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उनमें से 90% स्टॉक्स अपने टॉप से तकरीबन 20% या उससे ज्यादा नीचे हैं। कुछ एक स्टॉक ऐसे भी हैं जो 75% से भी ज्यादा नीचे जा चुके हैं। बहुत बड़ी फॉल है, यानी इंडेक्स एक तरफ अलग दिखता है, स्टॉक्स में तेजी दिखती है, लेकिन बाकी जगहों पर वो तेजी नहीं दिखती है। अगर मैं आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स बताऊं तो करीब करीब जो है 2700 स्टॉक्स की अगर आप चर्चा कीजिए, 2700 स्टॉक्स में से डाउन साइड में, यानी एक साल में जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 2400 से ज्यादा स्टॉक्स हैं जो 90% डाउन हैं। अपने 90% स्टॉक ऐसे हैं जो अपने टॉप से 20% से ज्यादा डाउन हैं। 10 से लेके 20% डाउन होने वाले की संख्या जो है वो 413 है। 20 से लेके 50 जो डाउन होने वाली संख्या है 1532 स्टॉक। 50 से लेके 75% जो शेयर डाउन हो चुके हैं उनकी संख्या है आपकी 397, यानी 400 शेयर ऐसे हैं जो मोर देन 50% डाउन है और 75% से भी ज्यादा गिर चुके कंपनियों की संख्या 30 के आसपास आती है। मतलब आप समझिए, और ये मेन स्ट्रीम मार्केट है जहां पर लगभग 3000 कंपनियों की बात की जा रही है। यद्यपि माइक्रो कैप कंपनियां भी हैं, उनमें कुछ नई लिस्टिंग कंपनियां भी होती हैं जिनकी बात इस डेटा में नहीं आ सकती है, इसलिए उनको हटाना भी पड़ता है। कुछ बहुत लिक्विडिटी ही नहीं है, कुछ जेड श्रेणी की कंपनियां हैं तो उनको आपको हटाना पड़ता है। लेकिन जो मोटा मोटी जो जहां पर ट्रेडिंग होती है वो 3000 के आसपास की कंपनियों के ये नंबर आते हैं। 52 वीक के हाई के आसपास में ट्रेड होने वाली कंपनियां मात्र कितनी बची? केवल 10% कंपनियां ऐसी हैं जो प्रीवियस ईयर के हाई के इर्द गिर्द में या उसके 10% की रेंज में है। 0 to 10 या 0 to 5 प्लस की साइड में भी हो सकती हैं कुछ एक कंपनियां, तो वो रेंज सिर्फ और सिर्फ मात्र 10% कंपनियों को हासिल है। इसका अर्थ ये हुआ कि 200 कंपनियों को अगर आप छोड़ दीजिए तो पूरी की पूरी कहानी जो है आपको बदलती दिखती है। तेजी भले ही है लेकिन वो उन जगहों पर नहीं है। अब इसी को और समझने के लिए थोड़ा सा आप इस डेटा को और अगर देखिए तो निफ्टी जो है इस साल ईयर टू डेट की बात करेंगे, लगभग हम वर्ष के अंत में आ चुके हैं। पिछले क्रिसमस से इस क्रिसमस को देख लीजिए, 1 जनवरी से आज 26 दिसंबर तक देख लीजिए, तो निफ्टी जो है लगभग 10% का रिटर्न दी है। बैंक निफ्टी ने तकरीबन 16% का रिटर्न दिया है। मिड कैप ने 5% का रिटर्न दिया है। मैं ये इंडेक्स वाइज बात कर रहा हूं। स्टॉक की हालत आपको पता है कि काफी खराब रही है इस दौर में, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में 8% और माइक्रो कैप स्टॉक्स में तकरीबन 11% की आपने गिरावट देखी है। अब अगर इंडेक्स निफ्टी जो आप देखते हैं 10% की तेजी है और वहीं पर स्मॉल कैप स्टॉक्स में 8% का डाउनफॉल है, मतलब जो आर्बिट्राज यानी जो गैप हुआ वो 18% का हो गया। निफ्टी ऊपर की साइड, स्मॉल कैप नीचे की साइड, गैप 18% का खड़ा हो जाता है। करीब करीब 21% का गैप माइक्रो कैप के साथ हो गया। निफ्टी ऊपर, माइक्रो कैप नीचे, 21% का गैप आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर इसलिए इतना व्यापक है कि बहुत सेंट्रिक बाइंग है। आपको ये मालूम होगा कि म्यूचुअल फंड की जो डेटा आए थे, मैंने वीडियो भी उस पर किया था, तकरीबन 1 महीना
पहले के आसपास में, उसमें ये बात सामने निकल के आई थी कि म्यूचुअल फंड कंपनियां कुल 25 से 30 मेजर कंपनियों में ही बाइंग कर रही हैं और जिसके नाते तेजी थी। यहां पर यह भी डेटा मैंने आपके सामने रखा था कि जो निफ्टी का 60% मूवमेंट हुआ जो अक्टूबर के बाद से नए लाइफ हाई जो बाजारों ने लगाया, तकरीबन 1550 पॉइंट की जो रैली आई थी 1600 पॉइंट की, उसमें 60% उस तेजी को मात्र 6 कंपनियों ने गवर्न किया था और उसमें कंपनियां वही थी, रिलायंस, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इस टाइप की ही कंपनियां उसमें देखने को मिल रही थी। अल्टीमेटली मार्केट में ये बात आपको पता है, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड नहीं करते, स्टॉक्स में करते हैं, कि मार्केट में स्थिति खराब रही है और ज्यादातर जगहों पर ये फॉल देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने ये कहा कि मैं ये बात जरूर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये होता क्यों है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्या ये सच में कोई सुनियोजित बात है और इससे किसी को लाभ मिलता है क्या? तो अगर हम इस बात को समझें तो उसके पहले ये डेटा जानना जरूरी था। जहां पर मार्केट एक तरफ, अब यहां पर यह भी समझने की बात है कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का जो है प्रोविडेंट फंड का पैसा, जो पेंशन का पैसा है, वो भी बाजारों में लगता है, वो भी, और जो इंश्योरेंस का पैसा है जो एलआईसी के माध्यम से लगता है या और भी छोटी कंपनियां उनके माध्यम से, और जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो काफी हद तक सेंट्रिक होता है। इसमें जैसे जो आपका पैसा आता है पीएफ फंड का, वो काफी सेंट्रिक है। 80% का पैसा जो है पीएफ फंड का वो जाता है केवल निफ्टी में जाता है और 20% पैसा जो है वो सेंसेक्स के ईटीएफ में जाता है, क्योंकि वो ईटीएफ के थ्रू ही जा सकता है। लेकिन बाकी जो इंश्योरेंस का पैसा है वो भी, और जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो भी काफी हद तक ये देखने को मिलता है कि जानबूझ करके कुछ प्रमुख कंपनियों की तरफ सेंट्रिक किया जाता है और वहीं पर वो बाइंग की जाती है। तो इससे कोई लाभ तो होता होगा, तभी जाकर के एक ही टाइप की कंपनियों को लोग बाई करवाते हैं या एक ही प्रकार की कंपनियों को बाई करते हैं। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझना पड़ेगा, यानी थोड़ी सी कठिन बातों को समझना पड़ेगा। आप बाजार में अगर हैं तो स्टॉक मार्केट से जो बॉन्ड मार्केट है उसका एक बड़ा कॉम्बिनेशन यहां पर निकलता है। बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट की तुलना में 10 गुना से ज्यादा बड़ी मार्केट होती है, काफी बड़ी मार्केट होती है। बॉन्ड को आप इस तरह से समझ लें कि एक कंपनी या सरकार जब उसको पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड जारी करती है और आम लोग, आम निवेशक उस बॉन्ड को खरीदते हैं या इंस्टीट्यूट उस बॉन्ड को खरीदते हैं और कंपनी को पैसा देते हैं, जिसके आधार पर कंपनी या सरकारें, जब सरकार जारी करती है तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड बोलते हैं, जिसको आप साधारण शब्दों में जीसैक बोलते हैं, और प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो हैं वो प्राइवेट बॉन्ड्स लेके आते हैं, प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड्स आपको मिलते हैं। कंपनियां इस पैसे के आधार पे कैपेक्स करती हैं या अपना कर्जा पूरा करती हैं और आगे बढ़ती हैं, और जब समय पूर्ति हो जाती है तो निवेशक अपना बॉन्ड वापस करता है और उसको पैसे मिल जाते हैं। ये कहानी कुछ इसी तरह से चलनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ये इसी तरह से नहीं चलती है, इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। जाहिर सी बात है कि जब बॉन्ड आप खरीदते हैं तो आपको एक ब्याज मिलने की उम्मीद होती है। चूंकि आप गवर्नमेंट का बॉन्ड लेते हैं या कंपनी का बॉन्ड लेते हैं तो आपको एक इंश्योरेंस मिल जाता है कि मेरे को 3-4% या जो भी बॉन्ड वैल्यू होती है, जिसको बॉन्ड यील्ड बोलते हैं, वो आपको मिलेगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर यील्ड ज्यादा होगी तो कंपनी को ज्यादा ब्याज चुकता करना पड़ेगा, और वहीं पर अगर यील्ड कम होगी तो कंपनी को एक प्रकार से कम ब्याज चुकता करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी यील्ड वैल्यू, यानी उनके बॉन्ड की यील्ड वैल्यू बढ़ जाए। इसके लिए जरूरी होता है कि कंपनियों की जो, अब कंपनियों की वैल्यूएशन निकलती कैसे है, मैं कंपनी के ऊपर इसलिए जा रहा हूं, गवर्नमेंट भी, चूंकि गवर्नमेंट जीसैक भी करती है और जीसैक जो वैल्यू है वो भी काफी हद तक इंडेक्स के साथ काफी हद तक उसको कंबाइंड किया जाता है, क्योंकि जब इंडेक्स घटेगा तो जीसैक की वैल्यू भी घटती है, वो बार बार देखने को मिलता है। बट पहले हम कंपनी की अगर बात करें तो कंपनियों का बॉन्ड, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई बड़ी कंपनी है, एग्जांपल में अदानी रख लेते हैं। क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो पूरा का पूरा अदानी के बॉन्ड को लेकर के ही वो रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है, यानी जो बॉन्ड की वैल्यू है, ये गलत है, इतनी वैल्यू नहीं हो सकती इस कंपनी की, कंपनी खोखली है। और उसके बाद उसके शेयर प्राइसेज में डाउनफॉल आपने देखा था और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी थी। अब कंपनी को इसके नाते नुकसान क्या होगा कि जब बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी तो कंपनी जब ब्याज पे पैसा लेने जाएगी, अगर पहले उसको मान लीजिए 8% पर ब्याज मिलता था, तो अब निवेशक जो है, चूंकि कंपनी की हालत खस्ता है तो बॉन्ड की तो ज्यादा ब्याज मांगेगा। ऐसे में कंपनी की कुछ ज्यादा ब्याज चुकता करना पड़ेगा, यानी यील्ड वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर पहले 8% पे ब्याज मिलता था तो हो सकता है अब उसको 12% पर ब्याज देना पड़ जाए।
या 12% पर ब्याज उठाना पड़ जाए। ऐसे में कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी जो है बॉन्ड की यील्ड जो है बढ़ जाए। तो जाहिर सी बात है, अब ये कैलकुलेशन होता कैसे है, ये जो कैलकुलेशन किया जाएगा ये कंपनी की आज के स्टॉक प्राइस के आधार पे किया जाएगा। अब अगर स्टॉक प्राइस ऊपर है, किसी भी कारण से ऊपर है, ऊपर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि बाइंग करवानी पड़ेगी या बाइंग करनी पड़ेगी, या निवेशक उसको अच्छा समझें। अब निवेशक अच्छा समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मार्केट गिर रही है, लेकिन कुछ निवेशक जिनके पास बड़ी पूंजी आ रही है, जो कि आपको पता है, जिनके पास बड़ी पूंजी आ रही है, चाहे वो किसी फंड के थ्रू या इंश्योरेंस के थ्रू या कहीं से भी है, और वो अगर उन अमुक कंपनियों को, यानी म्यूचुअल फंड के थ्रू या जहां से भी पैसा आ रहा है, और उनको ये समझ आए कि इन्हीं कंपनियों को खरीदने से ही लाभ होगा, और वो उन्हीं कंपनियों को खरीदते चले जाएं, तो कम से कम उन प्रमुख कंपनियों की जो स्टॉक प्राइस वैल्यू है वो ऊपर बनी रहेगी। ऐसे में भले ही 90% कंपनियां नीचे चली जाएं, लेकिन प्रमुख कंपनियां ऊपर बनी हुई हैं। तो जो प्रमुख कंपनियां जो ऊपर बनी हुई हैं, जिनके स्टॉक प्राइसेज ऊपर बने हुए हैं, उनकी जो बॉन्ड वैल्यू है वो भी ठीक ठाक से टिकी रहेगी। ऐसे में जो उनकी यील्ड वैल्यू है वो कम बनी रहेगी। ऐसे में जो ब्याज ले रहे हैं या ब्याज पर जो पैसा ले रहे हैं, उसके लिए उनको कम ब्याज देना पड़ेगा। ये भी संभव है कि जब अगर स्टॉक प्राइस घटता है और यील्ड वैल्यू बढ़ती है, तो दिए गए ब्याज पर, यानी दिए गए जो पैसे आपने बाजार से उठाए हैं, उस पर भी जो आपको ब्याज देना पड़ता है वो महंगा हो जाता है। ऐसे में आपको अगर किसी भी कारण से स्टॉक प्राइस नीचे गया, भले ही आपने पहले पैसा उठाया था, तो भी आपको, चूंकि फ्लोटिंग रेट्स आजकल यूज किए जाते हैं, यानी गति रेट की ऊपर या गति रेट की नीचे दोनों साइड में हो सकती है, यानी अगर ब्याज की दर बढ़ गई तो आपको ज्यादा ब्याज चुकता करना पड़ेगा, भले ही आपने कर्ज आज से साल भर पहले लिया हो। तो यहाँ पर फिक्स रेट नहीं होता। तो अगर आप रेट जो है आपका किसी भी कारण से बढ़ रहा है, आपके शेयर के प्राइस के घटने के बाद आपकी जो यील्ड वैल्यू है वो बढ़ेगी और उसके नाते आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ जाएगा। ऐसे में कंपनियां नहीं चाहती हैं कि उनके स्टॉक प्राइसेस नीचे जाएं। तो अब अगर यील्ड को संभालना है प्रमुख कंपनियों के लिए, तो वहां पर बाइंग होनी संभव है कि ऑपरेटर उनको बाइंग की तरफ देखेगा। इसी तरह से गवर्नमेंट के लिए भी लागू होता है। यद्यपि गवर्नमेंट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉन स्टॉक मार्केट का चीज है। बट अल्टीमेटली जब स्टॉक मार्केट घटता है तो कंपनी, यानी तो जो इकोनॉमी होती है, उसके ऊपर एक दबाव की सिग्नल होता है। आपका कमजोर हो जाएगा रुपया, जो कि हो रहा है। आपके यहां से विदेशी निवेशक जाने लग जाएंगे, जो कि जा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, आपका मार्केट जो है वो कम चलेगा, या फिर आपका मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपकी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर होगा। अब जब आपके इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर होगा, यानी इकोनॉमी का, आप ये समझ सकते हैं कि रेटिंग घट सकती है, इकोनॉमी के ऊपर ट्रस्ट कम हो सकता है। फिर जब सरकार, अब भारत जैसी सरकारें जिनको काफी पैसा जो है हर साल उधारी लेना पड़ता है, चूंकि, और दुनिया भर के काफी देश जो हैं उधारी पर ही जी रहे हैं, ज्यादातर देश, सब जितने बड़े देश हैं सबकी हालत ऐसी ही है। तो जब आप उधार लेने जाएंगे तो चूंकि अब आपका गवर्नमेंट बॉन्ड की कीमत, यील्ड वैल्यू बढ़ गई, ऐसे में अब आपको ज्यादा ब्याज चुकता करना पड़ेगा। अब अगर सरकार को ज्यादा ब्याज चुकता करना पड़ेगा तो सरकार की दुविधा बढ़ जाएगी। ऐसे में शेयर बाजार का घटना या इंडेक्स का घटना सरकारों को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनकी भी बॉन्ड वैल्यू बढ़ेगी, और सॉरी उनकी भी यील्ड वैल्यू बढ़ेगी, और यील्ड वैल्यू बढ़ने से उनको भी ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा उनके जेब से निकलेगा, या महंगा ब्याज पर पैसा लेना पड़ेगा, जो उनके लिए दुविधा होगा और उससे वो अपना बजट नहीं संभाल पाएंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए इंडेक्स में कुछ एक कंपनियों में बाइंग करके इंडेक्स को संभालने की कोशिश करी जाती है। वो प्रमुख कंपनियां वही कंपनियां होती हैं जो काफी हद तक एक दूसरे को संबंध स्थापित की जा सके, दोस्ती यारी जिनके बीच में पाई जाए, और वो पैसा जो आपका है, भले आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं या कहीं और तरीके से, उस पैसे से वो उस टाइप के स्टॉक्स को खरीद करके एलिवेट रखा जाता है पूरे के पूरे इस संरचना को। संरचना सही है गलत है, उस पर आप जरूर कमेंट कीजिए कि ऐसा करना सही है गलत है, लेकिन ये दुनिया भर में होता है। ऐसा नहीं है कि ये भारत में है, हर जगह होता है। हर जगह ये मैन्युफैक्चरिंग या ये जो मैजिकल टच है ये दिया जाता है, हर जगह इसको आप देखते हैं, और इसी को ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो सही या गलत का फैसला करती है। ऑपरेटर एक ऐसा संरचना है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम जो है इस तरह का है, डिजाइन कर दिया जाता है कि वो अपने आप में
एक घरेलू निवेशक के हितों का कम ध्यान रखता है और वो एक उच्च स्तरीय निवेशक का, एक बड़े कंपनी ओनर का, एक सरकारी एजेंसीज का और सरकारों का ज्यादा ध्यान रखने की तरफ फोकस करता है। इसमें किसी का घाटा किसी का नफा होगा ही होगा, इसमें कोई बात नहीं है, बट बाजारों की संरचना इस तरह की है जो आपको समझना चाहिए। तो कई लोगों के मन में ये जो दुविधा रहती है, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोज इस बारे में बनाए थे, तो ये बार बार जो पूछा जाता है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों करना है कि कुछ ही कंपनियों से, बाकी लोगों में, बाकी से वो क्यों निकल रहे हैं। बाकी से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि नया पैसा तो है नहीं भाई, नया पैसा तो आ नहीं रहा है, नई पूंजी तो बन नहीं पा रही है। तो जब नई पूंजी नहीं आ रही है तो जो पूंजी आ रही है उसी को आप एक जगह लगा देंगे, यानी एक जगह दिखेगा, तो उससे कुछ चीजें आपकी ऊपर बनी रहें। कहने का अर्थ है कि अगर घर में सारा एरिया अच्छा नहीं किया जा सकता तो बाहर का एरिया जो दुनिया को दिखती है उसको सुंदर बना लो, पीछे एक पर्दा लगाकर पीछे जो है आप जो है खराब हाल में भी जी सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जो फंक्शनिंग है, जिसको कई सारे उपन्यासों में आप पढ़ सकेंगे, पर्दा नाम का एक उपन्यास भी है, उस पर पढ़िएगा कहानी, तो आपको समझ में आएगी। अल्टीमेटली इस तरह की स्थिति जब की जाती है स्टॉक मार्केट में, तो वहां पर भी आपको यही सेम चीज देखने को मिलती है। अपनी सच्चाई को छुपा करके किसी भी तरीके से आप सामने रखते हैं और उसका लाभ कुछ लोगों को हासिल होने लगता है। तो ये चीज हो रही है और यही सेम चीज दिख रही है। आगे कब तक चल सकती है, इस पर मैंने आपको एक मिड कैप का वीडियो किया था कि ऐसी चीजें काफी लंबा चल सकती हैं, काफी लंबे समय तक होती हैं, और इसीलिए जरूरी होता है कि आप बाजारों में जब काम करें तो ठीक जानकारी के साथ आए, चार्टिंग करें, एटलीस्ट चार्टिंग करें। क्योंकि अब कहाँ तेजी आ रही है, जैसे इस टाइम मेटल्स में तेजी आ गई तो वो तेजी आप पकड़ सकते थे, उससे कमा सकते थे, बाकी जगहों पे नहीं है तो वो नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि हर जगह तेजी आएगी, क्योंकि वो सेंट्रिक ही आएगी, थोड़ा थोड़ा कहीं आएगी, बाकी जगहों पे नहीं आएगी। क्योंकि आग जो है वो बहुत थोड़ी है, कभी इस कमरे में रखी जा रही है, कभी उस कमरे में रखी जा रही है, बाकी वो एक ही जगहों पर ज्यादा समय रह रही है। तो अगर आप उस तरह से नहीं उसको समझ पा रहे हैं तो आप उसकी हीट नहीं ले पाएंगे, आप ठंड में सिकुड़ जाएंगे, मर जाएंगे, बट आपके मरने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये बात भी आपको बिल्कुल समझ के चलना चाहिए। आप एक आम निवेशक हैं और आम निवेशक की तरह ना सोचिए, आप एक खास निवेशक की तरह सोचिए, चीजों को पढ़िए, समझिए, तो आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि आप बाजारों में आने के बाद खास बनना पड़ेगा आपको, अदरवाइज कुछ सबके लिए सबकी तरह सब जैसा कर रहे हैं तो वो हर्ड मेंटालिटी के साथ अगर आप बाजार में काम करेंगे तो वो नहीं होगा। खैर, तो इस वीडियो में इतना ही मेरे को डिटेल में आपको बताना था। अगर आपका कुछ व्यू है इससे संदर्भ में तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बात अगर ठीक से समझ में आ गई, आपको क्या लगता है ये सब क्यों होता है, वो कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट क्रिएट करने में भी मेहनत लगती है और जब आप उस पर व्यूज नहीं देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। एटलीस्ट शेयर कीजिए, मैं आपके लिए वीडियोज बनाता हूँ, बहुत हद तक कोशिश होती है कि मैं आपको हर एक वीडियो में आपको एजुकेट कर सकूँ, आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलें, समझने को मिलें, जिससे आप और बेहतर निवेशक बन सकें, बेहतर ट्रेडर बन सकें। और इस वीडियो का यूज पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज के लिए ही करिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।